अस्सलामुअलैकुम। केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 3 है आज हमारा। इसमें हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई क्या होते हैं? हम कहते हैं कि किसी भी एटम के न्यूक्लियाई से, फॉर एग्जांपल ये एटम है, ये न्यूक्लियस है इसका, ये सेंटर में, किसी भी एटम के न्यूक्लियाई से आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं ये रेडियस है। एटम है तो एटॉमिक रेडियस। ठीक है जी। तो हम क्या क्या हुआ, डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई एंड आउटर मोस्ट शेल। इसको फाइंड कर जो करने का तरीका है वो है, हम एक्सरेज फेंकते हैं। एक्सरेज की मदद से दो बॉन्डेड एटम्स होते हैं, दो बॉन्डेड एटम्स जो हैं उनके जो सेंटर्स हैं, जो दो न्यूक्लियाई हैं, उनके न्यूक्लियाई का दरमियानी फासला हम जो है ना वो मेयर करते हैं और इसका हाफ कर लेते हैं। ठीक है जी। तो एक एटम का रेडियस आ जाता है हमारे पास। अच्छा, यहाँ से नेक्स्ट जो पॉइंट है जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि हम एटम का जो रेडियस है वो फाइंड करने में थोड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। हम एटम का रेडियस प्रिसाइजली फाइंड नहीं कर सकते। वाई कांट वी फाइंड या मेयर एन एटम प्रिसाइजली? क्या वजह है कि किसी भी एटम का जो रेडियस है उसको प्रिसाइजली मेयर करना मुश्किल है, नहीं मेयर कर सकते हम प्रिसाइजली? उसकी दो वजूहत है। पहली वजह ये है कि एटम एज नो शॉर्प बाउंड्री। एटम की जो बाउंड्री है वो शार्प नहीं होती। कैसे नहीं शार्प होती? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये एटम के इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रॉन है जो ये मूव कर रहा है इसके इर्द गिर्द। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, इसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब इसके जो चांसेस है रहने के, वो इसके अंदर भी हो सकते हैं और ये थोड़ा सा बाहर भी हो सकता है। यहाँ पे भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है। कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है इसकी कि हम कह सकें जी इलेक्ट्रॉन इस टाइम फिक्स इस पोजीशन पे है, इस डिस्टेंस पे। तो इसलिए इसको मेयर, या तो फिक्स बाउंड्री है जी, इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस यहाँ पे मूव कर सकते हैं, तो हम यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है फाइंड कर लें। लेकिन क्योंकि ये डिस्टेंस फिक्स नहीं होता, इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव कर सकता है ऊपर और नीचे, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये क्या है, फिक्स बाउंड्री नहीं है। तो ये इसलिए हम इसको फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। ठीक है जी। तो एटम हैज़ नो शॉर्प बाउंड्री बिकॉज probability of finding an electron never becomes zero even at high distances। आपकी बुक पे जो एग्जैक्टली लाइन लिखी हुई है सीधी सी। जो सेकंड रीजन हम इसमें देखते हैं वो है नेबरिंग एटम्स। जो नेबरिंग एटम्स होते हैं वो किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये इस एटम का रेडियस हमने फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक। तो अब इसके इर्द गिर्द जो एटम्स मौजूद हैं उसके इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे। रिपेल करने से इस इलेक्ट्रॉन को वो डिस्टर्ब करेंगे। डिस्टर्ब करने से ये इसकी पोजीशन जो है ना वो फिक्स नहीं रहेगी। तो हमें जो है ना इस डिस्टर्बेंस की वजह से हम इसका जो रेडियस है वो एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते प्रिसाइजली। तो सेकंड रीज़न हमारे पास ये आती है कि हम एटम का रेडियस प्रिसाइजली मेजर क्यों नहीं कर सकते जी। तो अब हमने देखना है प्रोडक्ट ट्रेंड कि प्रोडक्ट टेबल में जो एटॉमिक रेडियाई है ये किस तरफ को कम होता है, किस तरफ को ज़्यादा होता है। तो अगर हम पीरियड में बात करें, पीरियड हम कहते हैं लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट प्रोडक्ट टेबल में जो रोज़ हैं उनको हम पीरियड बोलते हैं। तो प्रोडक्ट टेबल में
पीरियड में जो एटॉमिक रेडियस है ये डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है जी, लेफ़्ट टू राइट जो पीरियोडिक टेबल में जो रेडियस है ये कम होता है। मतलब क्या है इसका कि इस तरफ जो एटम्स हैं उनका रेडियस ज़्यादा होता है और जो हम इस तरफ को जाते हैं तो रेडियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे एटम जो हैं वो बड़े साइज़ के होंगे, आगे आते हुए क्या होते हैं, साइज़ कम होता जाता है। ठीक है जी, तो पहली बात तो सीधी सीधी हमने ये कहनी है जी, इन अ पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है इसकी कि क्यों लेफ़्ट से राइट आते हुए एटम का रेडियस कम होता है। इसकी रीज़न पीछे ये है कि लेफ़्ट टू राइट जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने का क्या मतलब है, प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं, जो न्यूक्लियस है वो स्ट्रांग हो जाता है, जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। अब जब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसका एटॉमिक नंबर है 7, अब इसके बाद जो एटम है मैं कहता हूँ इसका एटॉमिक नंबर है 8। तो अब क्योंकि ये इसका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और इस तरह एटम का जो रेडियस है ये सुकर जाएगा। ठीक है जी, एटम का साइज़ कम हो जाएगा, सुकर जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है जब वो इंक्रीज़ होता है एटम का साइज़ क्या हो जाता है, डिक्रीज़। तो लेफ़्ट टू राइट जो है वो साइज़ डिक्रीज़ होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है जी, तो इसके बाद हम देखते हैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है जी, टॉप टू बॉटम ग्रुप में रेडियस जो है ये इंक्रीज होता है। ठीक है जी, उसकी रीज़न क्या है, मतलब कि ऊपर जो मालिक्यूल्स हैं सॉरी जो एटम्स हैं उनका साइज़ छोटा है और नीचे आते हुए उनका साइज़ बड़ा हो जाता है। ठीक है जी, इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे आते हुए एटम्स में नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, इजाफा हो जाता है नंबर ऑफ़ शेल्स में, जबकि जो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जी इफेक्टिव जिसको बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है। ठीक है जी, अब इन पॉइंट्स को अगर हम फोकस करें तो इसका क्या मतलब बनता है देखिए पीरियोडिक टेबल में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लिथियम है, लिथियम के नीचे क्या आएगा, सोडियम। लिथियम में जो शेल्स की तादाद है, इसमें एटॉमिक नंबर 3 है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1। ठीक है जी, इसमें 2 शेल्स, जबकि जो सोडियम है इसमें टोटल है 11 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इधर, 8 इस शेल में और लास्ट शेल में कितने हैं, 1। ठीक है जी, 8 यहाँ पे होंगे। अब नंबर ऑफ शेल्स देखें, इसमें 2 शेल्स हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना इसके लिए आसान है, जबकि इसको आउटर मोस्ट शेल को अट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें शेल्स की तादाद ज़्यादा है। अब इसकी वजह शेल की तादाद ज़्यादा होने से क्या होगा, अब इस न्यूक्लियस ने अगर इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है तो इसको रुकावट है 10 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है जी, ये रुकावट को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है जी, शील्डिंग इफेक्ट।
अब इस न्यूक्लियस ने अगर इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है तो इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की रुकावट है, तो इसका जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है ये इस इलेक्ट्रॉन तक आसानी से पहुंच सकेगा क्योंकि सिर्फ रुकावट 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि इस न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो बाहर तक अगर पहुंचना है तो उसको 10 इलेक्ट्रॉन की मुज़ाहमत है, रुकावट है, जिसकी वजह से इस न्यूक्लियस का चार्ज बहुत कम पहुंचेगा। जब इस इलेक्ट्रॉन तक चार्ज कम पहुंचेगा तो ये न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा क्योंकि ये इस न्यूक्लियस इसको पकड़ के नहीं रख सकता, अट्रैक्शन नहीं कर पा रहा उसे। ठीक है जी, तो ये रीज़न है कि जो शेल इंक्रीज़ होते हैं ऊपर से नीचे आते जाएँ, शेल इंक्रीज़ होते हैं, शेल के इंक्रीज़ होने से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से एटम का साइज़ क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और वैसे भी बेसिकली हम आप सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं क्योंकि शेल इंक्रीज़ होते जा रहे हैं तो शेल के इंक्रीज़ होने से डेफिनेटली साइज़ इंक्रीज़ होगा।